हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद कर आज आप सभी का मैथ का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा और जहां तक मैंने सजेशन दिया वहां तक कुछ सजेशन आपका आया है। देखिए, सजेशन नहीं कहा जा सकता। कोई अगर टीचर कहे कि ये वायरल पेपर है तो देखिए, पेपर तो वायरल है एक तरह से समझिए। आपको जो टीचर पढ़ाया उससे बाहर नहीं आता है। जो मैंने सवाल बताया अगर वो सवाल नहीं आया तो उसी तरीके से बनाना होता है, उसी फॉर्मूले का यूज करना पड़ता है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन वही है, बस उसका जो नंबर होता है वो चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ इस चीज को आपको ध्यान रखना है और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं। आपके लिए क्या लेके आए हैं? ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, वो भी किसका? वन लीनियर क्वेश्चन, नन हिंदी किताब का फुल सोल्यूशन। ये जो किसले बुक है इसको हम पूरा सोल्यूशन करा दिए हैं। जो हमारे नन हिंदी वाले बच्चे हैं इस वीडियो को पूरा देखिए और जितना हो सके बच्चों तक जरूर शेयर करें। बच्चों, बहुत मेहनत लगता है, वीडियो बनाना बहुत मेहनत लगता है और आप इस मेहनत को नहीं समझ रहे हैं। कंटेंट को रेडी करना, कहाँ से देना, कितना कम देना। आपको इस समय तो ज्यादा पढ़ना नहीं है ना, समय कहाँ आपके पास 6 से 7 घंटा रहता है, फिर आप एग्जाम देने चले जाते हो। तो इतना कम समय है और इसमें हम आपको बेहतर पता है, नींद पूरी नहीं हो रही है। मैं जानता हूँ कि आप भी मेहनत करें तो मैं भी आपके कंटेंट के लिए मेहनत करता हूँ। आप लोग थोड़ा शेयर कर दीजिएगा और जितना हो सके इसको जो है आप पूरा देखिएगा। अगर आप पूरा देख लेते हैं, आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, मैं गारंटी लेता हूँ आपका कि आपके जो है ऑब्जेक्टिव में, मैं कहता हूं कि आप 50 में जो है कम से कम 30-35, मैं पूरे 50 में 50 में वादा नहीं कर रहा हूं, लेकिन 30 नंबर अगर बुक का आ गया तो आप रेडी कर दोगे। बाकी व्याकरण भी रहेगा, लेकिन आप अगर कोई बच्चा अच्छे से पढ़ लिया तो 50 भी कोई नहीं रोक सकता है। 50 भी कोई नहीं रोक सकता है। तो आइए हम लोग अब जानते हैं अब क्या पढ़ना है, किस तरीके से आपको नन हिंदी की तैयारी करना है। यहाँ पे हम पूरा आपके लिए ब्रीफ लिखा है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास एक पैटर्न मैंने जो बनाया। देखिए, एक पीपीटी तैयार करना पड़ता है आपके लिए कि आपको इस तरह से पढ़ना है, क्या करना है, किन चीजों पे ध्यान रखना है। तो यहाँ मैं कोई सेट लेके नहीं आऊं, मैं किताब को पूरा रिवीजन कराऊंगा वन लाइन में और 2 नंबरिया 5 नंबरिया सब सिर्फ बुक का पढ़ूंगा। यहाँ कोई व्याकरण और सेट नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए पहले समझिए, ठीक है। आज जितना हो सके आप थोड़ा बहुत व्याकरण को रिवाइज करिए, व्याकरण का भी वीडियो डाल दूंगा, लेकिन नॉन हिंदी पे आप बुक पे कंटेंट पे ज्यादा ध्यान रखिए। और मैं कहता हूँ फुल गारंटी, अगर मेरा वीडियो देख लिया तो इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। तो पूरा वीडियो को वॉच करें। सबसे पहले आइए हम लोग नॉन हिंदी की तैयारी देख लेते हैं। अंक आपका 100 नंबर है। रेडी है बच्चों? 100 नंबर का आएगा, जिसमें 100 में 50 ऑब्जेक्टिव करने हैं और ये जो 50 ऑब्जेक्टिव आप 30 किताब से मार सकते हैं। हो सकता है अगर आप अच्छे से पढ़े तो व्याकरण में 20, नहीं तो सिर्फ किताब कहीं मारेंगे तो हो जाएगा। 50 नंबर जो है आपको आएगा, 50 नंबर का आएगा आपको सब्जेक्टिव आता है। तो सब्जेक्टिव में आपको गद्यांश 2 को बनाना है, 20 नंबर आ जाएंगे। एक निबंध लिखना है, 10 नंबर आ जाएगा। एक आवेदन पत्र लिखना है, 5 नंबर आ जाएंगे। और फिर 10 प्रश्न में से आपको 5 को जवाब देना है, तो 5 दूनी 10 नंबर आपके यहाँ आ जाएंगे। आपको व्याख्या करने या एक कोई भी क्वेश्चन को समझाने के लिए कहेगा तो इससे आपके 5 नंबर आएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखा है 2 नंबरिया। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए मैं यहाँ कॉपी को नहीं समझा रहा हूँ लेकिन बुक का ही है। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, खेमा द्वारा खेमा हारा चप्पल की मांग करने पर कसरा ने क्या जवाब दिया। तो देखिए कितना लाइन में इसने लिखा है 2 नंबरिया, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन में इसका बढ़िया से कंप्लीट हुआ। तो इसने 6 लाइन में पूरा अच्छे से कंप्लीट किया। तो आप भी 2 नंबरिया ये ध्यान रखिएगा, आप ये नहीं देखिएगा कि मैं पूरा एक पेज भर दूं भाई 2 नंबर का, ये 2 ही लाइन लिख दूं, नहीं। आपको उस क्वेश्चन को अच्छे समझाना है कि इसमें चप्पल की मांग क्यों किया। तो खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसरा ने, एक मिनट इसको अच्छे से मैं करता हूं, कहा अभी रख दूंगा चप्पलें सिर पर, चल अपना काम कर, बड़ा आया चप्पलें पहनने वाला। उसके कहने का आशा था कि मजदूर को चप्पल का अधिकार नहीं होता। उसने कहा चुपचाप अपना काम करो नहीं तो चप्पल से पिटोगे। तो उसने अच्छे से आपने समझा दिया, आपका भी मन सेटिस्फाई होगा, नहीं मैंने क्वेश्चन का आंसर सही दिया। तो इसी तरह से आपको ये देखना। अब एक और देखिए क्वेश्चन, यहाँ संजू की डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली। तो इसने देखो कितना लाइन में लिखा, 1 2 3 4, तो 4 लाइन में इसका पूरा हो गया। तो इसने 4 ही लाइन में लिखा। कभी भी गलती मत कीजिएगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे अभी भी गलती कर रहे हैं कि वो लाइन गिन गिन के लिख रहे हैं। नहीं, आप अगर समझ गए ना अच्छे से कि 2 नंबरिया कहता क्या है, संजू की डायरी, अच्छा संजू की डायरी के बारे में क्या है, तो आइए यहाँ समझते हैं। मेरे को तो इसमें शॉर्टकट में याद करूं तो कहा है इसमें बापू से इन्होंने प्रेरणा ली थी, वो भी किसमें, सत्य के प्रयोग पढ़ने से, जो किताब में पढ़ा था इन्होंने। तो आइए इस क्वेश्चन को मैं सिर्फ समझा देता हूं, लेकिन इसको समझाने का आज मकसद नहीं है, आज तो दूसरा चीज है, लेकिन आपको रिवीजन कराना है पूरा बुक। मैं आपको एक डेमो दे रहा हूं कि कॉपी में क्या गलती नहीं करना है, जो मैं असल बच्चों से सुनता आ रहा हूं अभी तक। अभी वक्त अगर 4 पेपर अच्छा चल जाता है ना, फिर आप अच्छा कर लोगे। देखो
संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा बापू के सत्य के प्रयोग पढ़ने से मिली। गांधी जी ने इस प्रयोगों को आसानी अपने डायरी में लिखी थी। इससे प्रेरित होकर संजू को डायरी लिखने की जिज्ञासा मिली कि महात्मा गांधी जी डायरी लिखते थे, है ना? तो वहां से इसको अच्छा लगा और इसने लिखना स्टार्ट किया। तो आप ऐसे भी थोड़ा बहुत बना के लिख दीजिएगा ना, कहीं समस्या नहीं। अब यहाँ का संजू की डायरी तो आप ले गए दूसरी जगह पर, नहीं, आपको इसी पे बिठा के लिखना है। देखिए कैसे लिखा है। एक और क्वेश्चन है 2 नंबरिया, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसने 8 लाइन में लिखा। अब बच्चा कहेगा 8 लाइन 5 नंबरिया है क्या? अरे नहीं, अब क्वेश्चन तो समझो कहना क्या चाह रहा है। अपने गांव पर आने पर सुदामा को क्यों भ्रम हुआ? क्यों हो गया भ्रम, क्यों हो गया? तो उसको समझाना है कि क्या हुआ था वहां पर। उस चीज को आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। मेरी बात को समझो बच्चों, समझो, ठीक है? आप मेरी बात को समझो। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इसी तरह से आपको देखिए यहाँ पर शीर्षन का कितना है, 1, 2, 3, 4, बस कितना आसान था, 4 ही लाइन में अट गया। तो आपको इस ध्यान रखना है इस चीज का। अगर किसी में 6 लाइन जा रहा है जाने दो, किसी में 4 लाइन जा रहा है जाने दो, किसी में 5 लाइन जा रहा है जाने दो, किसी में अगर 8 भी लाइन जा रहा है तो जाने दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबरिया तो यहाँ पे जैसे आता है आपका व्याख्या और प्रश्न। जैसे क्या लिखा, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन से विचार आए? तो यहाँ पर उसने विचार को प्रकट कर दीजिए कि वो अपने दादी के बारे में सोच रहा था कि उसके हाथ जल जाते हैं तो वो एक खरीद लेता है। तो ये मैं अब आपको बना के लिख रहा हूँ, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ बच्चे ने लिखा है मेरे कोचिंग में, तो मैंने उसको दिखा दिया। तो आइए, जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा जो कहते हैं ना, सब लड़ेगा, बस इतना पढ़ लो। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है इसमें हमारा, ऑब्जेक्टिव नहीं है लेकिन एक लाइन में लीनियर इसे कहा जाए, ऑब्जेक्टिव ही है। और इससे ऑब्जेक्टिव नहीं, 2 नंबरिया भी बनेगा, 5 नंबरिया भी बनेगा। नन हिंदी का फुल आपको मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे दूंगा। चलिए आइए समझिए। पहले सबसे पहले बच्चों आपको एक चीज याद रखना है। अगर आपने इसको याद कर लिया तो आपके 10 नंबर आ जाएंगे, इसमें गारंटी ले लिया। क्यों? कि पूछता है कि कौन रचनाकार थे, कौन शीर्षक थे, कौन विद्या थी, तो ये क्वेश्चन आ जाता है। जैसे क्वेश्चन मैं यहाँ से पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग याद कर लेना, पूरा तो नहीं पढ़ूंगा। तू जिंदा है, तू कैसी विद्या है, ये एक कविता है। इसके रचनाकार कौन है? शंकर शिलेंद्र। या शीर्षक कौन है? तो शंकर शिलेंद्र। ईदगाह क्या है? एक कहानी है। इसके रचनाकार कौन है? प्रेमचंद। करमवीर क्या है? ये कविता है। इसके रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। बाल गोविंद भक्त ये कैसी विद्या है? तो ये रेखा चित्र है। इसके जो रचनाकार है राम वृक्ष बेनीपुरी। हुनरों का जलप्रपात ये क्या है? तो एक यात्रा वृत्तांत है इसकी विद्या। और इसके रचनाकार कौन है? कामता प्रसाद सिंह काम। बिहारी के दोहे ये क्या है? कविता है। और इसको किसने लिखा है? बिहारी ने। ठेस के कौन है विद्या? ठेस की विद्या है कहानी। मैं तो ज्यादा नहीं पढ़ रहा, 10 तक पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ लेना। आपके पास है, मैंने अपने बच्चों को तो नोट्स भी दिया था, उसमें से तो मिल ही जाएगा। लेकिन आपके पास बुक है किसले का, तो वहां पे फर्स्ट पेज में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? और देखिए, चलिए पढ़ते हैं। ठेस कहानी है और इसके जो रचनाकार है फणीश्वर नाथ रेणु। बच्चे की दुआ एक कविता है और इसके राइटर मोहम्मद इकबाल है। अशोक का शस्त्र त्याग ये एक इसकी विद्या एकांकी है। इसके राइटर वंशीधर श्रीवास्तव है। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, इसके जो है निबंध है ये। और इसके जो राइटर है, इसके जो शीर्षक है, इसके जो रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। चलो अब इतना पढ़ लेना आप लोग। नेक्स्ट में अब आगे बढ़ू, अब आप लोग पढ़ लेना इसको, ठीक है? नीचे वाला भी 2-3 पढ़ाई देता हूँ, आप लोग बोलते हो, नहीं तो आप स्टॉप करके मेरी वीडियोस को इसको देख सकते हो और इसको लिख सकते हो अपने कॉपी में। मैं कहूंगा लिख के ही याद कर लो। राह भटके हिरन के बच्चे ये कविता है। किसने लिखा? डॉक्टर नी वियतनाम। सुदामा चरित एक कविता है, इसको नरोत्तम दास ने लिखा। चिकित्सा का चक्कर हास्य वांग्य बेड़े बनारसी। झांसी की रानी क्या है? एक कविता है। सुभद्रा कुमारी चौहान। जन नायक कर्पूरी ठाकुर ये एक जीवनी है और इसको लिखा पापू बीसा। खुशबू रस्ते हाथ ये क्या है? कविता है। इसके राइटर जो है, शीर्षक जो है, रचनाकार जो है अरुण कमल। ठीक है, आप ऐसे पढ़ लीजिएगा, मैं धीरे धीरे ऊपर कर दे रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग जाते हैं सबसे ऊपर। पहले वन लीनियर क्वेश्चन हम आपको कराते हैं, ठीक है? मैं आपको पहले यहाँ पर वन लीनियर क्वेश्चन कराऊंगा। इतना जो मैं पीपीटी है जो मैंने लिख के बच्चों को, अगले साल भी अच्छा इससे क्वेश्चन आया था। और मैं जानता हूँ जो क्वेश्चन बैंक अच्छे से कर ले रहा है, कहीं भी पढ़ता है, मेरे पास पढ़ता है, कहीं पढ़ता है, जो बच्चा मेहनती है वो रिजल्ट करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास ही कर पढ़ेगा तो रिजल्ट नहीं, बस मैं आपको ये पढ़ी हुई चीजों को रिवीजन कराता हूँ। अच्छा बताओ, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, कौन बच्चा नहीं पढ़ा है? सबको तो आता है। लेकिन हमारे वीडियो से आपको क्या फायदा होता है कि आप यहाँ से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो, आप अपना जड़ को सही कर लेते हो। आपको मैं ऐसी ऐसी चीजें बताता हूँ कि आप एग्जाम में ये गलतियां ना करोगे, चाहे वो सब्जेक्ट वाइज कहें।
ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। पहले चैप्टर का नाम है तू जिंदा है तू, इसके राइटर जो है शंकर शैलेंद्र, रचनाकार शीर्षक जो है वो कौन है, शंकर शैलेंद्र। तो कहा जाए तू जिंदा है तू कविता में किसके सर कुचल कर हम साथ चलेंगे, मुसीबत, मुसीबत, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब मैं अपने अपने इसको हटा देता हूं क्योंकि आपको क्वेश्चन फिर क्लियर दिखेगा फेस को, फिर नेक्स्ट लास्ट में मैं आ जाऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, एक मिनट, थोड़ा सा इसको हटा देता हूं मैं अपने फेस को। अब ये थोड़ी सी लंबी वीडियो बनेगी हमारी ये, लेकिन आप लोग डरे नहीं। चलिए मैंने अपना फेस को हटा लिया, अब अच्छे से आपको दिख रहा होगा। चमन का अर्थ है फुलवारी, तू जिंदा है तू डैश द्वारा रचित पाठ शंकर शिलेंदर। कवि शंकर शिलेंदर जमीन पर क्या उतार लाने की बात कहते हैं, स्वर्ग को। कवि स्वर्ग कहाँ उतारने को कहते हैं, जमीन पर। कौन सी कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है, तू जिंदा है तू। भाई साहब कंसेप्ट 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 रखो, क्लियर करते जाओ। नेक्स्ट देखिए, हमारे कारवां को किसका इंतजार है, मंजिलों का। तू जिंदा है तू कविता में कवि क्या गुजर जाने की बात कहते हैं, कष्ट और जुल्म, कष्ट और जुल्म। चैप्टर 2 जो है ये ईदगाह प्रेमचंद है ने लिखी है। रमजान में कितने, रमजान के देखिए थोड़ा सा मैं स्पीड कर दे रहा हूँ क्योंकि ज्यादा लॉन्ग नहीं, लेकिन आपको ऐसा कंसेप्चुअल में पढ़ाऊंगा कि आपके एग्जाम में आ ही जाएगा, ठीक है। तो आप समझिएगा ईदगाह ये क्या है, आपको याद रखना है। इसकी विद्या, इसके राइटर प्रेमचंद है, रचनाकार शीर्षक। रमजान के कितने कितने रोजों के बाद ईद आती है, 30 रोजों के बाद, ठीक है। हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा था, 3 रुपया में। महमूद के पास कितने पैसे थे, 12 रुपया। ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया थी, इमली। किस किस वृक्ष की छाया थी, इमली की। महमूद, देखो इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा मॉडरेट, इमली की। कहाँ आप फंसाओगे, कहोगे भाई सर ने पढ़ाया नहीं। अरे समझो तो पहले बात। महमूद कौन सा खिलौना खरीदा, सिपाही खरीदा। अगर मैंने ये जो पीपीटी तैयार किया, अगर आपको कहीं डाउट लगे कि हमने कुछ आपको गलत लिखा है, हमसे देखो गलत तो लिखना नहीं चाहते कोई भी टीचर, बाय मिस्टेक हो जाता है। इसको कोई बड़ा इशू नहीं बनाना आप लोग, ये आपको पूरा फैलाना नहीं कि सर ने थोड़ा सा इसमें। हम लोग जितना हो सके अपना बेहतर देने की कोशिश करते हैं, आप जितना हो सके इससे अच्छा से अच्छा आप इसमें कंटेंट को सीखिए, ठीक है। हामिद की बूढ़ी दादी का नाम क्या था, आमिना था। ऐसे क्वेश्चन दे देगा बूढ़ी दादी, तो अरे बुढ़िया दादी कैसे ले, तो समझो पहले। गांव से ईदगाह जाना कितनी कोस दूर था, 3 कोस। हामिद के दोस्तों का नाम है, क्या नाम है, नूरे, मोहसिन और सिम्मी, यही था। सिपाही तो नहीं था। मेले में, एक मिनट, मेले में हामिद क्या खरीदता है, चिमटा खरीदता है। मेले में सम्मी क्या खरीदी, खंजरी। मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है, रेवड़िया। मोहसिन के पास कितने पैसे थे, 15 रुपया। याद करते चलो मेरे साथ। हामिद किस कहानी का मुख्य प्रमुख पात्र है, देखो ये हुआ मॉडरेट क्वेश्चन। अगर जो मेरी वीडियो अंत तक देखेंगे, मैं कहना चाह रहा हूं आपको, सुनो मेरी बात को, समझो। आपको मैं एक एक चीज को क्लियर कर दूंगा। और मिला लो अपना मॉडरेट सेट क्वेश्चन बैंक का उर्दू का, फुल गारंटी आपको, नॉन हिंदी का फुल। मैं आपको बता रहा हूं कि यही सब क्वेश्चन इसमें आता है ईदगाह, क्योंकि मैं चैप्टर वाइज लेकर आया हूं ना। हामिद किस कहानी का प्रमुख पात्र है, किससे लिया गया है, तो ईदगाह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया, अपने अपने खिलौने से खेला। हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी, हैजा के कारण। नूरे को किस खिलौने से प्रेम था, वकील से। आगे बढ़े बच्चों, चलिए हमारा चैप्टर 2 हो चुका है। अब थोड़ा सा बस चैप्टर 3 पे आते हैं। करमबीर क्या है, करमबीर। चैप्टर 3 का नाम क्या है, करमबीर। अब आप लोग यहाँ एक चीज बताइए कि करमबीर के राइटर का नाम क्या है, शीर्षक का नाम क्या है, करमबीर। आप लोग बताइए। तो इसका राइटर का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। याद रखिए, यहाँ लिखा नहीं है बाय मिस्टेक, लेकिन आप लोग याद रखिएगा। इसकी विद्या कैसी है, करमबीर। अगर क्वेश्चन करे कि करमबीर कैसी विद्या है, तो करमबीर क्या है, कविता है। क्या है, कविता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, इस कविता की पंक्ति किसकी है, ये करमबीर की है। करमबीर पर्वतों को कटकर क्या बना देते हैं, सड़क। काट कर क्या बनाते हैं, सड़क। सब जगह सब काले में कौन फूले फूले मिलते हैं, तो ये कहां से लिया गया, करमबीर से। कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति को डैश निर्धारित करती है, सफलता। क्या करती है, सफलता। वीर भीड़ में क्या नहीं दिखाते, चंचलता। क्या दिखाते हैं, चंचलता। करमबीर कांच को क्या करके दिखा देते हैं, रतन। क्या दिखाते हैं, रतन। हीरा किससे बनता है, कार्बन से। किससे, कार्बन से। कवि सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात करते हैं, नदी। क्या करते हैं, नदी। कवि हरिओ द्वारा पाठ्य पुस्तक के रचिता कविता कौन है,
तो वो है करमवीर। क्या है बच्चों, थोड़ा स्पीड कर दे रहे हैं तो आप समझिएगा, और मैं अपना फेस हटा दिया तो आपको क्वेश्चन एकदम क्लियर क्रिस्टल दिखता होगा, तो आपका भी काम है पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, करमवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने में जी नहीं चुराता? करमवीर। भाई जो मेहनत करेगा उसका नंबर तो आएगा ही। ऐसे भी आज करना है जिसे करते हैं उसे आज ही, ये किस पंक्ति की कविता, किस कविता की पंक्ति है? तो करमवीर। काम को आरंभ करके या नहीं जो छोड़ते किस की कविता है? तो वो है करमवीर। आप लोग भी एक काम है जो आप 10वां का एग्जाम देकर और अच्छे नंबर ले आइएगा तो ये आपका कर्म है, इसलिए आप क्या कहलाएंगे? जब कर्म पूरा कर लेंगे तो आप क्या कहलाएंगे? करम वीर। ठीक है, आप सुपर बॉय। नेक्स्ट चैप्टर 4 का नाम है बच्चों बाल गोविंद भक्त राम वृक्ष बेनीपुरी, इन्होंने लिखा है। और इसकी विद्या क्या है बच्चों? तो ये है रेखा चित्र। क्या है? रेखा चित्र। आ जाएगा, देख लेना क्वेश्चन। कबीर को साहब मानने वाले पात्र बाल गोविंद भक्त हैं। बाल गोविंद भक्त की प्रभातियां कार्तिक से शुरू होकर किस महीने तक चलती है? फागुन तक। अपने बेटे के मरने पर बाल गोविंद भक्त गाने लगा। क्या करने लगा? गाने लगा। बाल गोविंद भक्त के कितने बेटे थे? एक। बाल गोविंद का बेटा सुस्त था। बाल गोविंद भक्त की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया किस समय? बेटे की मृत्यु के बाद। बाल गोविंद भक्त की पुतोहू थी सुशील। कैसी थी? सुशील थी। बाल गोविंद भक्त हर वर्ष कहाँ जाते थे? गंगा स्नान के लिए। बाल गोविंद भक्त की उम्र क्या थी? 60 से ऊपर थी। बाल गोविंद भक्त क्या थे? तो क्या थे? गृहस्थ थे, घर में रहते थे। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हम गृहस्थ लिख देंगे, गृहस्थ होगा। नेक्स्ट बाल गोविंद भक्त किनके गीतों को गाते थे? तो कबीर। किनके गीतों को? कबीर। बाल गोविंद भक्त ने अपने बेटे को आग किससे दिलाई? तो पुतोहू से दिलाई, अपने पुतोहू से दिलाई। बाल गोविंद भक्त किस विद्या की रचना है? रेखा चित्र। बाल गोविंद भक्त की प्रभातियां कब शुरू हुई थी? कार्तिक माह से। अब क्या लिखा है? जोड़ में बाल गोविंद भक्त किस रंग की आ, कमली ऊपर से ओढ़ लेते थे? जाड़े हैं, सॉरी जोड़ बोल दिए हम, जाड़े में। कैसे? तो काली रंग की। बाल गोविंद भक्त ने पुतोहू को किसके साथ भेज दिया? उसके भाई के साथ। नेक्स्ट बच्चों, बाल गोविंद भक्त सिर में क्या पहनते थे? कबीरपंथी टोपी। ठीक, यहां तक आपका हो गया चैप्टर 4। अब आते हैं चैप्टर 5 जिसका नाम है हुंड्रू का जलप्रपात, जिसके राइटर है कामता प्रसाद सिंह। अगर इसका कहा जाए विद्या क्या है तो ये एक यात्रा वृत्तांत है। क्या है? यात्रा वृत्तांत है। हुंड्रू का जलप्रपात जहां मिले तो वो एक यात्रा वृत्तांत होगा। क्या लिखा है? किंवदंती के अनुसार हुंडो से कितने मील की दूरी पर कुछ लोगों ने हुंडो से भी कई गुना बड़े प्रपात को देखा? तो वो 7। कितना? 7। रांची से पुरुलिया वाली सड़क पर कितने मील जाने के बाद हुंडो पहुंचने वाला सड़क मिलता है? 14। कितना? 14। स्वर्ग का एक टुकड़ा है छोटा नागपुर। बच्चों, पुरुलिया रोड से हुंडो की दूरी है 13 मील। हुंडो का पानी किस तरह का चक्कर काटता है? सांप की तरह। रांची से हुंडो की दूरी कितनी है? 27 मील है। स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान पर कितना मील आगे आकर हुंडो का जलप्रपात का झरना है? तो 50 मील पर। कहा? 50 मील पर। अब देखिए हुंडो का झरना की ऊंचाई कितनी है? 243 फीट है। हुंडो का जलप्रपात संस्कृति की विशेषता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत है आदिवासी। कौन है? आदिवासी। आप जानते ही हो कि ये जो झारखंड में है तो वहां तो आदिवासी ही ज्यादा है। हुंडो का जलप्रपात पाठ में जलप्रपात के साथ किसके सुंदरता का वर्णन किया है? पहाड़, नदी, जंगल और सभी चीजों का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण रेखा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अभ्रक और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ में किया गया है? हुंडो का जलप्रपात में किया गया बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हुंडो का जलप्रपात शीर्षक अध्याय में किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया है? बहुलवादी। देखो ये है मॉडर्न क्वेश्चन, टिप्पणियां समझो। बहुलवादी संस्कृति के प्रति। किसके? बहुलवादी संस्कृति के प्रति। किसके? बहुलवादी संस्कृति। याद हो गया ना कि किसके अध्याय में किसके प्रति विश्वास प्रकट किया? बहुलवादी। हुंडो का जलप्रपात किस राज्य में है? झारखंड में है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच प्रकृति की लीला स्थली है हुंडो का जलप्रपात। झरना के एक और जंगल में रांची और एक और जंगल का क्या है? हजारीबाग। देखो ये बात ध्यान रखना कि मैं जितना चैप्टर करा रहा हूँ आपको पता है कि एक बुक से पूरे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन कुछ कुछ चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैं उसको ज्यादा करा रहा हूँ। चैप्टर 6 बिहारी के दोहे बिहारी, ये क्या है बच्चों? ये भी एक कविता है। क्या है? एक कविता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों छिपाई? बातचीत करने के लोभ से। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई का काव्य पंक्ति क्या है? बिहार के दोहे से।
बिहारी के दोहे से। रीतकालीन प्रसिद्ध कवि का नाम है बिहारी। कभी क्वेश्चन आए कि रीतकालीन कवि कौन थे, तो बिहारी। किसके बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं होता, गुण के। एकदम राइट है बच्चों, गुण के। आज तो बच्चे शिक्षित हो गए हैं, लेकिन पता नहीं गुण उन लोग के अंदर है ही नहीं। बिहारी के अनुसार रामू कैसे प्रसन्न होता, सच्चाई से। कैसे होता था, सच्चाई से। बिल्कुल यकीन है, सच्चाई से। अगर आप सच्चाई से पढ़ रहे हैं तो आप भी प्रसन्न होंगे। मेरी भव बाधा हरो, राधा नगरी सोए, ये पंक्ति किसका है? जहां राधा आ जाए तो बिहारी लाल की। किसकी? बिहारी लाल की। बिहारी के अनुसार मनुष्य किसके बिना बड़ा नहीं बन सकता, तो गुण के। बिहारी किस काल के कवि हैं? रीति काल के। कबीर कबीर नर के मन्नू की तुलना किससे करते हैं? नल के जल से। क्या बोला है? नल के जल से। सोए करे भोए हो हंसे, कवि किसके संबंध में कहता है? गोपियों से। किससे? सोए करे और बहनू हंसे, यही चीज है, देख लेना भाई, सोए भोए। बिहारी के दोहे में कितने तरह के दोहे शामिल है? कितने तरह के बच्चों? 3 तरह के। बिहारी के दोहे में कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है? धतूरा और सोना। धतूरा, कनक जहां वर्ड आए तो आप धतूरा और सोना को कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, और नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 7, जिसका नाम है ठेस, जिसके राइटर है फणीश्वर नाथ रेणु। और ठेस ये कैसी विद्या है बच्चों? थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। कैसी विद्या है? तो ये एक कहानी है। क्या है ये? कहानी है। क्या है ये? कहानी है। चलिए रिपीट कर देता हूँ। अब क्या लिखा है? काकी की सबसे छोटी बेटी कौन है? मानू। सिरचन को घी की दांडी के साथ क्या पसंद था? चूड़ा। अरे तेरी की, चूड़ा दही खाओगे? दूसरे दिन किसके पहली पंक्ति में 7 तारे जगमगा उठे? तो चिक के। किसके? चिक की। मजरी भाभी सिरचन के सूप में क्या फेंक दिया? बूंदिया। क्या फेंक दिया? बूंदिया। सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया? पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को। सिरचन जाति का क्या था? कारीगर था। सिरचन को लोग समझते थे चटोर। ठेस कहानी का पात्र है, जो मुख्य प्रमुख पात्र है, जो मेन हीरो गुंडा है। हीरो गुंडा नहीं बच्चा, सिरचन। कवि कविता नहीं क्या है? कौन है? जैसा क्वेश्चन दे दे कि इनमें से कौन कविता नहीं है, तो आप ठेस को दीजिएगा। ठेस क्या? एक कहानी है। ठेस से क्या है? कहानी है। समझिए बात को, यही है मॉडरेट क्वेश्चन। ठेस कहानी में कहाँ की लोकतंत्र संस्कृति के प्रभावी वर्णन किया? मिथिलांचल के। किसकी? मिथिलांचल की। मोहर छाप वाली धोती का दाम सिरचन कौन देने लगी? मानो दीदी। सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया? मानू दीदी ने। किसने दिया? मानू दीदी ने। मोहर छाप वाली धोती कितने में आती है? 8 रुपए में। अरे भाई, अभी भी कोई कोई ऐसे बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनको धोती आप बढ़िया वाला ना दो तो क्रोधित हो जाते हैं। ठेस एक क्या है? कहानी है। सिरचन स्टेशन पर मानू दीदी को क्या देता है? शीतल पाठी चिक एक जोड़ी आसनी कुश की। ठीक है। नेक्स्ट को 2 नंबरिया मार सकता है। आज नैनू मथ रही थी तो तुम मेरी याद आई, ये किसने कहा? लेखक की माँ ने। पंचानन चौधरी किस टोली के थे? ब्राह्मण टोली के। किसकी विदाई होने लगी? लेखक की छोटी बहन। ठेस शीर्षक कहानी में कौन दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पे आया? सिरचन। चलिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, है ना। अब हम लोग आते हैं बच्चे की दुआ, हम लोग पढ़ेंगे, जिसके राइटर जो है आपके मोहम्मद इकबाल है, और ये एक प्रार्थना गीत है। और इससे मैं कुछ आपको यहाँ पे प्रार्थना गीत मैं भी करा देता हूँ, जिससे कि आपको अच्छा भी लगेगा कि चलो हम कुछ पढ़ाई के साथ साथ बोरिंग फील नहीं कर रहे हैं। कहते हैं ना कि जिंदगी हो मेरे परवाने की सूरत यारब। थोड़ा सा मैं अपना फेस ले आता हूँ, क्योंकि फिर शायरी बोलने में अच्छा लगे बच्चों। आप लोग बीच में बोर हो गए होंगे। अपना फेस ले आता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आइए हम अपना एक थोड़ा सा छोटा सा मैं इकबाल के जो है प्रार्थना गीत से उठा के बोलता हूँ, आप सुनिएगा कि जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब। ठीक है। जिंदगी जो आपकी है, आपका जो परवाना है, आपका जो शक्ल है। देखिए, मैं एक चीज जानता हूं, कभी भी इंसान के चेहरे की वैल्यू नहीं है, राइट। उसके काम की वैल्यू है। क्या है? काम की वैल्यू है। तो कहते हैं ना, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब, इल्म की समा से हो मुझको मोहब्बत यारब, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफों से मोहब्बत करना। आप तो लगते हो इतने कामचोर कि आप खुद ही गरीब रहोगे, आप खुद दूसरे की मदद लोगे। तुम क्या दूसरों की मदद करोगे? जितने अगर बच्चे देख रहे हो, अगर मेहनती हो तो भाई तुम बहुत सारे लोगों की मेहनत करोगे, बहुत सारे लोगों की मदद करोगे। तुम खुद ही मेहनती नहीं, तुम दूसरे के भाई दे दे मेरे को, मुझे कम मेहनत नहीं करना। तो फोकस ऑन योरसेल्फ। चलो आते हैं अब इस पे कहानी पे। बच्चे की दुआएं क्या है? प्रार्थना गीत है। नेक का अर्थ क्या होता है? अच्छा। मोहम्मद इकबाल अपने दम से किस अंधेरे को दूर करना चाहते हैं? दुनिया का। ज़ईफ का अर्थ क्या? वृद्ध। कभी अल्लाह से किस चीज से बचाने की दुआ करता है? बुराई से।
अब नेक्स्ट देखते हैं अस्त्र अशोक का शस्त्र त्याग। अब यहाँ क्या लिखा है, स्त्रियां भी निहत्थों पर वार नहीं करती है, पंक्ति किस पाठ से लिया गया है, अशोक का शस्त्र त्याग से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, 2 नंबरिया तो आएगा, इससे 5 नंबर दे सकता है। बुद्धम शरणम गच्छामि किसने कहा, अशोक ने कहा। कितने साल के युद्ध के बाद भी कलिंग नहीं जीता जा सकता, 4 साल के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सौ में पकड़ में आना अर्थ है आत्मसमर्पण करना। सौ में मतलब खुद को सरेंडर कर देना क्या होता है, आत्मसमर्पण करना। कलिंग संबंधित है अशोक से, 4 साल चल किसकी युद्ध चली थी, कलिंग की। और क्या है, पद्मा का संबंध है कलिंग युद्ध से। कलिंग दुर्ग खोलने पर किसकी सेना बाहर निकलती है, स्त्रियों की। किसकी, स्त्रियों की। पद्मा कौन है, कलिंग महाराज की बेटी। अशोक का शस्त्र त्याग खग की कौन सी विद्या है, ये एकांकी है। अशोक का शस्त्र त्याग किसकी रचना है, वंशीधर श्रीवास्तव। अहिंसा के पक्ष में अपने कथनात्मक का मार्मिक विकास कहती है अशोक का शस्त्र त्याग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शस्त्र त्याग के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म। अशोक ने किस युद्ध से शस्त्र त्याग दिया था, कलिंग में। किससे, कलिंग में। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से क्या है, रामधारी सिंह इसके राइटर है। ईर्ष्या का काम क्या है, जलाना। अब अपने फेस को मैं हटा देता हूं जिससे कि आपको क्लियर दिखेगा, क्या है, जलाना। चलिए अब यहां से क्लियर दिखाता हूं मैं आपको। ईर्ष्यालु व्यक्ति आनंद नहीं उठा पाता जो उसके पास मौजूद है। चिंता को लोग क्या कहते हैं, चिता। राइट राइट राइट। आखिर जो चिंता करते हैं वो चिता के समान है। आप कहोगे सर मैं टेंशन नहीं लूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरे को नहीं, मैं चिता नहीं बना। अरे जाए, रुको रुको जरा। एक चिंता क्या होती है कि आप अच्छा से लिए, ठीक है, आप बहुत अच्छा किए। वहां बच्चा क्या करता है, परेशान है, मेरे नंबर आएंगे नहीं आएंगे। अरे ठीक है यार, आप अच्छा किए ना, होगा। आप कर्म कर दिए, फल मिलेगा। ईर्ष्या को क्या कहते हैं, अनोखा वरदान। ईर्ष्या जलन, बहुत खत्म, बहुत खराब है ये। दिनकर किस रचना के रचनाकार के नाम से जुड़े हैं, रामधारी सिंह दिनकर। और किसके विभव में वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता है, भीमा एजेंट के नाम से, भीमा एजेंट। हाँ, आप भी नेटवर्किंग में जुड़ जाओ, भीमा एजेंट तो अलग होता है। नेपोलियन भी स्पर्धा करते हैं सीजेड से, हमें नहीं होना चाहिए ईर्ष्यालु। क्या नहीं होना चाहिए, ईर्ष्यालु। और वकील साहब कैसे थे, ईर्ष्यालु है। मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर क्या है, कवि है। तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसके तुमने भलाई की, यह पंक्ति है ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। वाह, राइट राइट बच्चों, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की। वाह क्या बात बोला है, मुझे बहुत पसंद आया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्या बोलोगे, आजकल बच्चों लोग इतना भला कर देते हैं, लेकिन क्या बोलोगे, अब वो दौर नहीं रहा, क्या बोले, छोड़ो। लेखक के अनुसार क्या है, निंदा की माँ है ईर्ष्या। भाई साहब, भाई साहब, ईर्ष्या का संबंध होता है प्रतिद्वंदिता से। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से साहित्य कौन सी विद्या से है, निबंध। क्या है, निबंध। अब नेक्स्ट चैप्टर आते हैं, चैप्टर 11, कबीर के पद। कबीर के पद, कबीर के पद। और कबीर के पद क्या है बच्चों, ये एक कविता है। क्या है, कविता है, इसके राइटर कबीरदास है। ठीक है, आइए। कबीर किस काल के कवि हैं, भक्ति काल के। कबीर किस शक्ति धारा के कवि हैं, निर्गुण भक्ति धारा के। कबीर के पहले पद में कौन सी विचारों का खंडन किया गया है, रूढ़िवादी विचारों का। कबीर के किस पद में कागात की लेखी की जगह आंगिन देखी का प्रतिष्ठा है, पहले पद में। किसमें है, पहले पद में। नेक्स्ट है बच्चों विक्रमशिला। क्या लिखा है, विक्रमशिला। विक्रमशिला एक क्या है, ये एक निबंध है। और इसके राइटर है पा पू बी सा। बड़ा अजीब लगता है बोलने में। चलो अब देखो, विक्रमशिला। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया, अतिश दीपंकर ने। किसे शांति भद्र भी कहा गया, हरिभद्र को। विक्रमशिला का आविर्भाव किस राजा के संरक्षण में हुआ, धर्मपाल। 10,000 छात्र और 1,000 अध्यापक कहाँ थे, विक्रमशिला विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कितने छात्र थे, तो 10,000। कितने शिक्षक थे, तो 1,000। तो ये ध्यान रखना, अध्यापक। अब देखिए प्रधानाध्यापक, तो उसमें टिक नहीं मार देना। विक्रमशिला उत्कृष्ट शिक्षा का केंद्र बन गया 10वीं 11वीं सदी में, एकदम वीवीआई है इससे। विक्रम विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे, हरिभद्र। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, एकदम वीवीआई है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में कितने विश्वविद्यालय थे, 6। विक्रमशिला में कितने अध्यापक रहते थे, 1,000। लावा संप्रदाय की शुरुआत किसने की, अतिश दीपंकर ने। आधुनिक भागलपुर जिला किस प्राचीन महाजनपद के नाम से प्रचलित था, अंग। विक्रमशिला का आविर्भाव किस राजवंश के काल में हुआ, पाल वंश। पाल वंश में हुआ। विक्रमशिला का विकास किस शताब्दी में हुआ, 8वीं शताब्दी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विक्रमशिला साहित्य कौन सी विद्या है, तो एक निबंध है। दीदी की डायरी, मेरे अच्छे बच्चों, दीदी की डायरी, इससे 2 नंबर ये आता है। दीदी की डायरी जो है, ये डायरी है, इसके राइटर जो है संगलित है। क्या है, संगलित, ऐसे लिखेगा, संगलित।
ठीक है, अब चलिए पढ़ते हैं। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? दीदी से। व्यक्ति को प्रत्येक दिन क्या लिखना चाहिए? डायरी। सत्य का प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी थोड़ा इनकरेक्ट हो गया, कोई बात नहीं, आप समझ जाना। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किस महापुरुष से मिली? बापू से। ठीक है। 8वीं कक्षा में कौन पढ़ती थी? संजू। किसे किताब पढ़ने का शौक था? संजू को। संजू को किस सहेली की शादी में बचपन में करा दी गई थी? नीलू की। संजू ने दीदी की डायरी जो पृष्ठ पढ़े किस महीने के थे? जनवरी के। संजू कैसी लड़की थी? हंसमुख। देखो, जनवरी के, ये सब क्वेश्चन आएगा। संजू को उपहार में क्या मिला? किताब। तोतो चांद किसकी कहानी है? जापानी लड़की की। हो गया क्या? अच्छा, अब हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब आते हैं कुछ 2 नंबरिया क्वेश्चन पर। देखो, मैं जितना यहाँ पे आपको करा दिया, ये सब लास्ट मोमेंट का एकदम वीवीआई। मैं पूरा, देखो इसमें टोटल 23 चैप्टर है, तो 23 का 23 चैप्टर से ऑब्जेक्टिव नहीं आता, एक बात ध्यान रखना। कुछ चुनिंदा चैप्टर से ऑब्जेक्टिव देता है, तो मैंने यहाँ से आपको कितना चैप्टर तक करा दिया? लगभग मैंने करा दिया है दीदी की डायरी तक। कहाँ से करा दिया? 1 से लेकर 13 चैप्टर तक। यहाँ से खास खास क्वेश्चन आ ही जाता है ऑब्जेक्टिव। बाकी कविता है, थोड़ा निबंध, थोड़ा जीवनी है। तो जीवनी का मैंने जैसे बताया कि आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, पूरा इसको याद कर लीजिएगा, पूरा इसको याद कर लीजिएगा। कौन किसका शीर्षक है, विद्या है, कौन इसका रचनाकार है, ये सब अच्छे से। ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ये दे सकता है कि गोपाल सिंह नेपाली ने कौन सी क्या चीज किया था, क्या लिखा था इन्होंने? तो कविता लिखा था। और क्या नाम था उसका? तो पीपल था। इस तरह क्वेश्चन कभी कभी दे देता है। अब आते हैं थोड़ा सा लघु उत्तरीय प्रश्न, जो मैं अच्छे से उठा के लाया हूँ कि कभी पूछ सकता है, और ये एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने अगले साल 2024 में भी देखा था और इस बार भी देख रहा हूँ। हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही? तो आपको उसको अच्छे से याद रखना है। हामिद हामिद ने चिमटे को भिन्न भिन्न रूपों में उपयोग की बात की। जैसे चिमटा कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा, फिर उसे चाहो तो मंजीरे काम लिया जा सकता है। चिमटा से किसी भी पिटाई व लाठी का काम किया जा सकता है। चिमटा शेर है। तो ऐसे आपको बैठा के लिखना है। ठीक। क्वेश्चन आ सकता है, हामिद कितने वर्ष का था, वह कहाँ था? 2 नंबर में। तो आप 2 ही लाइन में लिखना। हामिद 4-5 साल का था, वह अपनी दादी आमिना की गोद में, है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता था, क्यों? मेले में हामिद की नजर लोहे की चीजों की दुकानों पड़ी। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, उसकी नजर चिमटे पर पड़ती है। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। ताबीज से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा, देखो कॉपी चेक करने वाला, यहाँ अगर आपने फुल स्टॉप दिया, कोमा नहीं दिया, तो नंबर काट लेगा। इस चीज का आपको ख्याल रखना है। दादी को दे दे तो कितनी प्रश्न होगी, और फिर उंगलियां कभी भी नहीं जलेगी। खिलौने मिठाई से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। दूसरी बात, गांव के लोग जब जानेंगे तो हर कोई हामिद की तारीफ करेगा। वाह, क्या बात बोला है बंदे ने। अब देखिए, इन्हीं विचारों से आकर उसने चिमटा पसंद किया। बस ऐसे ही आपको बना के लिखना है, राइट? ऐसे ही बना के लिखना है, डरना नहीं है। प्रश्न 4 अगर आ गया, ईद के दिन आमिना क्यों उदास थी? ईद के दिन आमिना उदास थी क्योंकि वह इतनी गरीब थी कि हामिद को ईदगाह पर जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तथा साल भर के त्योहारों सवैयां बनाने कर कुछ भी घर में नहीं था। ऐसा बैठा के लिख लेना। अब क्या क्वेश्चन दिया है? चिमटा देखकर आमिना के मन में कैसा भाव होने लगा? तो थोड़ा सा इसको आप पढ़ लेना। मैं उतना पढ़ूंगा नहीं, समय आपके पास कम है, आपको ज्यादा मेहनत करना है। और मैं यहाँ जैसे जो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद है, वन लीनियर क्वेश्चन आपको, तो मैं यहाँ क्वेश्चन देके जा रहा हूँ। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन मैं पढ़ दिया, अब खाली मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा। चिमटा देखकर आमिना के मन में कैसा भाव हुआ? इसको मैं पढ़ूंगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कहानी ये। चिमटा देखकर आमिना का मस्तिष्क झन उठा और वह हामिद पर गुस्सा कर बैठी। 3 पैसे थे, उसके पैसे नहीं कुछ खाया पिया नहीं, पर हामिद की सफाई देने पर चिमटा उसी के लिए ली गई थी, तो वह बुढ़िया क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गए। तुरंत वो खुश हो गई। आप प्यार से लिखते हो कि वो गुस्सा हुई, फिर वो उसको अच्छा लगने लगा। ये स्नेह मूक था। अब इतना भी हार्ड आप हिंदी नहीं लिखना। मूक था, चूक था, थोड़ा आप अपने हिसाब से। खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव, कितना विवेक। दूसरों के खिलौने लेते, मिठाई खाते देखकर कितना ललचाया होगा मन। इतना जब्त हुआ कैसे? वह भी इससे बुढ़िया दादी की याद बनी रही। आमिना का मन गदगद हो गया। अब इतना हार्ड हिंदी आप लोग तो नहीं लिखोगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बिठाना कि आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल नहीं डरना। ठीक है। अब ऐसी तरह से आप पढ़ लेना बच्चों। क्या हामिद बच्चों की सामान्य छवि से अलग हटकर छवि प्रस्तुत होता है? ईदगाह कहानी आपको कैसे लगी, इसके मुख्य विशेषता लिखें। तो आप कैसे बिठाएंगे? एकदम अच्छे से बिठाएंगे। ईदगाह कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। प्रस्तुत कहानी का अंतिम अनुच्छेद, ये वाक्य कहानी के आधार पर बिंदु को समझने की कुंजी है। बच्चे देखिए अब यहाँ
बच्चे हामिद ने बूढ़ी हामिद का पाठ खेला था, प्रस्तुत पाठ में नहीं। छोटे से बालक जो बड़े बूढ़ों जैसा व्यवहार उसकी गरीबी से उत्पन्न किया, अन्यथा वह कभी बच्चों की तरह मिठाई या खिलौने की ललचता। लेखक ने उसे इस बालकोचित ललचाने वाले रूप से पृष्ठभूमि में चिमटा खरीदने जैसे मानसिक अवस्था का वर्णन किया। वही कहानी की चरम स्थिति जो इस कहानी में सबसे बड़ी विशेषता है। देखो इस कहानी की सबसे बड़ी विशेषता है क्या, वो बच्चा जो गरीब था, जिसका मन ललचाता हो कि मैं भी खिलौने लूँगा, मैं भी मिठाई खाऊँगा, दूसरों की तरह खूब घूमूँगा, लेकिन वो अपनी दादी के लिए देखता है कि उसके घर में क्या हो रहा है। आजकल के बच्चे हैं, मोबाइल नहीं दोगे नहीं पढ़ेंगे, कपड़े नहीं खरीद दोगे तो एग्ज़ाम पे नहीं देने जाएँगे। भाई साहब मज़ाक बना दिए हो। तुम क्या मतलब कहोगे कि मैं हमेशा अपने कोचिंग में बच्चों को कहता हूँ, अपना फेस ले आओ? चलो फेस ले आता हूँ। मैं हमेशा अपने कोचिंग में कहता हूँ कि यार तुम इतना मेहनत करो कि आपके माँ-बाप आपको ज़मीन खरीद के आपको घर बना दिए हैं, आपको 1 मंजिला, 2 मंजिला घर बना, तुम्हारी औकात है तो तुम 1 कट्ठा ज़मीन खरीद के दिखाओ। मैं औकात की बात करता हूँ, इसलिए कि बच्चे आजकल के मेहनती नहीं है, कष्ट नहीं करना चाहते अपनी ज़िंदगी में, थोड़ा-सा दूर जो है ना पढ़ना नहीं चाहते, थोड़ा-सा जो है मेहनत नहीं, थोड़ा-सा अपने ऊपर इन्वेस्ट, अगर उनके पास 200-300 हो ना, तो वो क्या करते हैं कि अपने टॉप अप कराने में रहते हैं, लड़के लोग को तो बोलो ही मत। इतने मतलब की स्थिति, मानसिकता इतनी खराब हो चुकी है, क्या ही बताऊँ। मेहनत तो एकदम खत्म हो गया। मुझे इस चीज़ से बहुत गुस्सा भरता है बच्चों पर और मैं इतना ही सुनाता हूँ कहने की बात नहीं। शायद मैं वीडियो में आप भी मेरा रूप देख सकते हो। देखो ये वास्तविकता है कि आपके माँ-बाप बहुत कष्ट जी रहे हैं और आपने मेहनत करो क्या आप भी यही ऐसी ज़िंदगी जियोगे? जैसे आपके माँ-बाप जी रहे हैं, कम सेशन में आपको पढ़ाना, हर चीज़ व्यवस्था करना। आप 2-3 भाई-बहन हो, आपके पास कुछ सेविंग रहता है तो उसको इन्वेस्ट नहीं करते हो अपना पर कॉपी-किताब पर नहीं। आप जो फालतू चीज़ें, कपड़े, नई चीज़ें, अरे यार मोबाइल क्या मतलब है इसका? आपके घर में एक मोबाइल है ना, उससे आप यूज़ कर लो। अभी अगर आपका एग्ज़ाम है, आप मोबाइल कहोगे दो मैं ऑनलाइन पढ़ूँगा सर का वीडियो, क्या नहीं देंगे देखने के लिए यूट्यूब पर? एकदम देखने देंगे। फिर आप बहाने नहीं बनाओ, चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, पहले मैं अपना फेस हटा लूँ फिर से क्योंकि फिर आपको क्लियर दिखेगा। चलिए यहाँ हटा दिया मैंने। मेले में चिमटा खरीदने के पहले हामिद के मन में कौन-कौन से विचार आए वर्णन कीजिए। तो ये आप अच्छा से विचार कर लीजिएगा, कौन-कौन से आए। पहला विचार, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में ये आया सर्वप्रथम। फिर दूसरा विचार, ऐसे आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषताएं बताएं। ईदगाह प्रेमचंद की श्रेष्ठतम कहानियों में से एक है। श्रेष्ठ लेखक सहानुभूति धर्म या जाति के दायरों में बंधकर नहीं रहती। प्रेमचंद की सर्वव्यापक सहानुभूति गरीब मुसलमान समाज का मूर्तिवान स्वरूप खड़ा, ये इस कहानी की सबसे पहले विशेषता है। दूसरी विशेषता क्या है बच्चों? ये संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करता है। पूरी कहानी का स्वर धार्मिक ना होकर मानवीय है। फिर तीसरी विशेषता क्या है? अंतिम अनुच्छेद ये वाक्य कहानी के आधार पर बिंदु को समझाने की कुंजी है। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद को पाठ खेला था। छोटे से बालक का यह बूढ़े बूढ़ों जैसा व्यवहार, मतलब कि छोटा बच्चा जो अपनी चौथी फिर विशेषता आप लोग पढ़ लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आते हैं थोड़ा बाल गोविंद भक्त से आता है। भक्त से पुतहु बाल गोविंद भक्त को छोड़कर क्यों जाना चाहती थी? तो आप इसको पढ़ लीजिए। बेटे का श्राद्ध कर्म करने के बाद पुतोहू के भाई को बुलाकर श्राद्ध कर दिया और आदि देते हुए कहा इसकी दूसरी शादी कर देना। पुतहू जो अत्यंत सुशील थी रो रो कर कहती रही मैं चली जाऊंगी, बुढ़ापे में आपका खाना कौन बनाएगा, बीमार पड़ने पर आपको पानी कौन देगा, इसलिए वह वहां जाना नहीं चाहती थी। सोचो इतना प्यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतः दयावान बनना चाहिए क्योंकि कालिदास ने कहा। एक मिनट, कौन से क्वेश्चन पे आ गए? दूसरे क्वेश्चन पे आ गया, ठीक है, इसलिए था। इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए। पुत्र वधू द्वारा पुत्र की ये मेरे क्वेश्चन नहीं दिख रहा। दिलवाना भक्त के व्यक्तित्व के किस, हाँ, जो हिंदू धर्म में मुखानिन देना औरतों के लिए कार्य नहीं है। जो जैसे आग लगाने वाला काम जो होता है वो नहीं दे सकती है, लेकिन कबीर पंथी बाल गोविंद ने इस बात का ख्याल नहीं किया। उसने अधिक महत्व नहीं दिया। बाल गोविंद भक्त एक कबीर पंथी मठ के मठाधीश को साहब मानते थे जिन्होंने उन्हें कबीर पंथ की शिक्षा दी थी। अतः भक्त भी उस ग्रह को ईश्वर को मान लिया जिसके लिए साहब शब्द का प्रयोग होता है। दूसरा कारण, सौम्य कबीर अपने पुत्र को साहब कहा करते थे, प्रभु को। सुखी क्या लिखा है? सुनी सखी सुपने की गति ऐसी साहब भाई, हम पास साबित हुए जगिया जम्मत भाई उदस उदास। इसी तरह से आप बढ़िया से बना के लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका, बाल गोविंद भक्त कौन है, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाल गोविंद भक्त बेटा पुतहु वाले गृहस्थ थे, लेकिन उनका आचरण साधु जैसा था। साधु आडमारों अनुष्ठानों के पालन के क्या है भाई, निर्वाह से नहीं होता था। यदि कोई जटा जूठ बढ़ा ले तो साधु नहीं हो सकता। बिल्कुल, जो ये सब पाखंडी बहुत सारे होते हैं।
तो आप बढ़िया से बैठा लेना। वस्तुतः साधु वह है जो आचरण में शुद्धता रखता है। बाल गोविंद भक्त की दिनचर्या, कर्तव्यनिष्ठा और आत्मज्ञान उन्हें साधु बना दिया। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। बाल गोविंद भक्त गृहस्थ थे, फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जा सकता था? तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। बाल गोविंद भक्त को लोग साधु कहते थे, यद्यपि वे गृहस्थ थे, तो उनका एक परिवार उनके साधु का कहने का स्पष्ट हुआ। कबीरपंथी थे और कबीर को साहब मानते थे और उन्हीं के गीत गाते थे, उन्हीं के आदर्शों को बात करते, कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे। जो खेतों में पैदा होता था, सिर पर लाद कर उसे साहब के दरबार में ले जाते थे, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कबीर के घर से बाल गोविंद के भक्त से साहब का घर कितनी दूर पे था? 4 कोस। उस कबीर पंथी मठ के में भेंट कर के रूप में रख दिया जाता था और प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता वो घर लाते थे और उससे गुजर चलती थी। इसी कारण वे साधु कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भगत ने अपने बेटे की मृत्यु अपने भावनाओं किस तरह व्यक्त की? तो आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। धर्म का मर्म आचरण है, अनुष्ठानों में नहीं। स्पष्ट कीजिए। इसको पढ़ देते हैं हम। धर्म का अर्थ है कर्तव्य आचरण। आचरण वही जो संपूर्ण मानवता और संपूर्ण संसार के लिए शुभ हो। अपने लिए तो सभा जाता है, परंतु सारे समाज के लिए जीना महान है। अपने आचरण से समाज के सभी वर्गों को प्रसन्न कर देना अपमान है और यही धर्म है, ना कि मात्र पूजा पाठ अनुष्ठान पूजा किए और आचरण गंदा है। यथा झूठ बोलना, कार्य स्थल पर ईमानदारी ना बरतना, दूसरे को धोखा देना, दयाहीन होना पाप है। इसमें आचरण की शुद्धता है। सबसे पहली बात, कोई भी धर्म में झूठ बोलने, पाप करने या किसी का भी चीज का नारा लगाने नहीं बोलता है। सब धर्म में बोलता है कि आप गाली नहीं दो, झूठ नहीं बोलो, प्यार से बात करो। कहता ही नहीं कहता फिर। लेकिन यहाँ बच्चे मजाक बना दिए हैं। पता नहीं अब क्या हो गया हमारे समाज में। आप देखिए चैप्टर 3 से आपका हुंडू का जलप्रपात झरना कैसे बना। तो आपको रखना है हुंडू का जल झरना एक नदी है जो स्वर्ण रेखा उद्गम से 50 मील आगे का हुंडू का झरना बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर समझाइए कि यात्रा वृत्तांत रोचक बनाने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। इसको अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे हुंडू का झरना वैसा मार्ग, ये कथन किसकी व्याख्या है? इसको अच्छे से पढ़ लेना है। प्रस्तुत पंक्ति श्री कामता प्रसाद सिंह काम लिखित यात्रा वृत्तांत के जलप्रपात से उदित है। लेखक का यह कहना है कि हुंडू का जलप्रपात पहुंचने तक मार्ग दुर्गम और पर्वत की अमरियाओं में है, क्योंकि हुंडू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता हुआ, हिरण की तरह छलांग मारता हुआ, कहीं बाघ की तरह गजरता हुआ नीचे गिरता है। उसका रूप कहीं बहुत विशाल और भयंकर हो जाता है। तो इसलिए सचमुच महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी महान होना चाहिए। किसने कहा था? गांधी जी ने। तो इस तरह से आप जब इस पंक्ति को लिखिएगा ना, भाई साहब नंबर देगा आपको, गर्दा नंबर देगा। सौम्य झरने से भी ज्यादा खूबसूरत मालूम होता है झरने का दृश्य। ये किसका वर्णन है? तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अपने राज्य किसी एक जलप्रपात का वर्णन करें तो यही है। बिहार के नवादा जिले में रजौली से 3 किलोमीटर, देखो अपने राज्य, बिहार राज्य की बात कर रहा है। जलप्रपात तो झारखंड में है, लेकिन आपने बिहार की बात करें तो एक ही क्या है, पढ़ देते हैं। बिहार के नवादा जिले में रजौली से 3 किलोमीटर दूर ककोलत नामक स्थान पर ककोलत का जलप्रपात है। मुझे वहां जाने का एक अवसर प्राप्त हुआ। झरना जिस पहाड़ के नीचे से झरझर गिर रहा था, उसकी गजरती हुई आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही है। जिस पहाड़ से ये झरना गिरता है पता नहीं उसका कहां से आता है। थोड़ी सी चट्टाने झरना तक पहुंच जाता है। इसकी ऊंचाई क्या है? 20 फीट है और उजला पानी, ऐसा प्रतीत होता है कि पानी के चक्कर भंवर की सुंदरता देखते ही बन रही थी। इसके चारों ओर पहाड़ों के बीच में ललस्ता थी। इसे झरने का पानी बिल्कुल साफ और स्वाद मीठा कहते हैं। इसे पानी में पाचन की शक्ति, ये शोभा स्थली अत्यंत मनोहरी है। तो कुछ आप लोग अपने हिसाब से बिठा देना। चलो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, ज्यादा नहीं पढ़ता हूँ। सिरचन का पान बीड़ा किसने दिया? ठीक है। गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे? सिरचन कैसा व्यक्ति था? रेलगाड़ी पर बैठी मोनू को सिरचन ने अपनी ओर से कौन सी सौगात दी है? पढ़ लेना है सब। सिरचन को सौगात किसने खोला और वे कैसा था? इस कहानी के अंत में दिए गए अलग अलग क्या हो सकता है, सोचकर लिखिए। इस कहानी में आए विभिन्न पात्रों को लिखिए। जैसे अगर सिरचन के बारे में, सिरचन है, लेखक की माँ है, पंचानंद चौधरी है, महाजन है, मोनू है, मंझली भाभी है, दूल्हे साहब है, चाची है। ये सब आपको बिठा देना है। अशोक का शस्त्र त्याग से क्वेश्चन आ सकता है। पद्मा ने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया? अब उसके बाद क्या है? पद्मा को अशोक से बदला लेने का अच्छा अवसर तब था जब अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया? अब क्या है? पद्मा को ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध स्वीकार करना क्यों नहीं किया? क्योंकि पद्मा को ललकारने पर अशोक ने युद्ध नहीं किया, क्योंकि ऐसा करता। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं अच्छा से।
शास्त्र नहीं कहता है युद्ध में पुरुष स्त्री पर साँस नहीं उठाते। भारतीय शास्त्रानुसार स्त्रियों पर साँस उठाना शास्त्र वर्जित है। इसी तरह से आप पढ़ लीजिएगा, और भी सारा है। अशोक का मन युद्ध से कैसे बदला? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्त्र और शस्त्र के अंतर लिखिए। अस्त्र वह हथियार जो फेंका चलाया, जैसे तीर। शस्त्र क्या होता है? जो तलवार। क्या होता है? तलवार। ठीक है। आपके अगर आप अशोक या पद्मा की जगह लेते तो क्या करते? आप बढ़िया से बैठा लीजिएगा। दोनों भारतीय थे, दोनों का धर्म हिंदू था, लेकिन वीर पुरुषों स्त्रियों पर युद्ध वर्जित है, इसलिए मैं महाभारत का उदाहरण करते हुए कुरुक्षेत्र से अर्जुन के रथ पर, आप ऐसे ही अपने हिसाब से बैठा के लिख दीजिएगा। अब चैप्टर 6 क्या है? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ये कौन लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर। ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष क्या होता है? ठीक है, अच्छे से लिखना है। ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्यों कहा गया? ठीक है, जलन को। ईर्ष्या से बचने का क्या उपाय है? ईर्ष्या की बेटी को क्यों कहा गया है? ईर्ष्या की बेटी किशोर क्यों कहा गया? वकील साहब सुखी क्यों नहीं है? अच्छे से पढ़ लेना। अब इसी तरह नेक्स्ट है, देखते हैं कितना है। बस अब तो दी एंड, दो को बस देख लेना। अब देखते हैं वकील, एक मिनट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला। विक्रमशिला क्या? विक्रमशिला कहाँ स्थित है? विक्रमशिला नाम का संदर्भ में प्रचलित संस्कृति क्या है? विक्रमशिला के प्रांगण में छात्र कैसे प्रवेश करते थे? इसी तरह से है ना, यहाँ के पाठ्यक्रम क्या शिक्षा थी? यहाँ पे शिल्प शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, मतलब विक्रमशिला विश्वविद्यालय क्या क्या पढ़ाया जाता था? शब्द विद्या और विद्या, ये सब, यही सब इसमें पढ़ाया जाता था। सत्य के प्रयोग के नामक रचयिता कौन थे? संजू को डायरी किसने लिखा? मतलब आप लोग इसी तरह से देखो, मैं यहाँ क्वेश्चन आप पढ़ते जाइएगा। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के संबंध में अपने विचार लिखे, ये सब है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। निराला संबंधी बातों को अतराजी क्यों जाना पड़ा? खेमा से क्वेश्चन आता है। जैसे खेमा का सारा के होटल पे क्यों काम करता था? किन परिस्थितियों के खेमा पिता, किन परिस्थितियों ने में खेमा के पिता ने उसे बेच दिया था होटल में काम करने के लिए? आप उसके बाद क्या, खेमा द्वारा चप्पल मारने क्यों का सारा जवाब क्या दिया? अच्छे से पढ़ लेना। अपने पैरों पर गिराने से खेमा की तसल्ली क्यों मिलती थी? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पैरों पर पानी खेमा तसली कि उनके पैरों का तापमान दूर हो जाता। अब धूप में बेचारा पैदल चला, दिक्कत होता था कि नहीं? बाल मजदूरी समाप्त होने के लिए सुझाव दीजिए। क्या है? कानून बनाकर उसका सख्ती पालन करना, और अभिभावक को चाहिए कि वो अपने बच्चों को निश्चित रूप से विद्यालय भेजे, यही तो है। हौसले की उड़ान मोहम्मद अब्दुल रहमान की उम्र क्या थी? वो किस पर की गई? सोनीपुरी प्रखंड क्यों चहीते बन गए? इसी तरह आज बिहार की बेटियों ने समाज का क्या आदर्श रखा है? तो आप कुछ बेटी के बारे में बैठा के लिख दीजिएगा। आज बिहार की बेटियां समाज के सामने दृढ़ इच्छा शक्ति, परिश्रम का मिसाल, और इन संघर्षशील बेटियों ने सिद्ध किया, सॉरी युद्ध नहीं, कि हौसला ऊंचा हो तो कठिन परिश्रम करना का इरादा हो तो बड़ी से बड़ी कामयाबी पाई जा सकती है। बिहार की कुछ बेटियों ने समाज के सामने संघर्ष और आदर्श रखा। रोहतास की गुड़िया क्या समस्या थी? ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन को। कर्पूरी ठाकुर को मैट्रिक के शिक्षा के बाद, उस शिक्षा के बाद उन्हें कहाँ जाना पड़ा था? इसको देख लिए, वीवीआई है। अच्छा से देखिए, मैं आपको बड़ा कर दे रहा हूँ। कर्पूरी ठाकुर कब गिरफ्तार हुए? 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को रात्रि के लगभग 2 बजे कर्पूरी ठाकुर गिरफ्तार किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चिकित्सा का चक्कर से आता है। बस ये लास्ट है आपका, देख लीजिएगा। चिकित्सा का चक्कर से आता है। लेखक ने वेद और हाकिम पर क्या क्या कहा? क्या व्यंग्य किया? सबसे तीखा व्यंग्य किस पर है? उल्लेख कीजिए। उसके बाद क्या है? लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा क्यों हुई? एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद चिकित्सा आप क्या समझते हैं? एलोपैथी जो अंग्रेजी दवा होती है, हेम्योपैथी जो मोडेरमा मेडिका होता है, होम्योपैथी जो हम लोग दवा बूंद बूंद वाला, आयुर्वेद जो जड़ी बूटी का होता है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद। तो बच्चों, अब मैं अपना फेस को रिव्यू करता हूँ। यहाँ लगभग मैंने आपको समझा दिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये कॉपी जैसे मैंने बताया कि आपको कैसे लिखना है, 2 नंबरिया कैसे लिखना है, और ये सब चीज़ का आपको ख्याल रखना है। ठीक है? सब चीज़ का आपको ख्याल रखना है प्यारे बच्चों। और बस नॉन हिंदी के लिए बेस्ट ऑफ लक। और शाम को मैं एक सेट कराऊँगा आपको, वहाँ से आप देख लीजिए रात को 8 बजे, और वहाँ से हूबहू क्वेश्चन लड़ेगा। और उम्मीद करता हूँ बच्चों, आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और काफ़ी मेरे ऐसे बच्चे जो हमारे पास नहीं पढ़े हैं, कैसा लग रहा है आपको हमारे वीडियो देख कर के? आपको बहुत कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा-सा आप कमेंट कीजिएगा और थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत मेहनत लगता है कंटेंट को रेडी करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।